पिछले चुनाव में मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ। वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2,500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता? कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। क्यों? जो हम स्टेट से, जो मैं स्टेट से कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। मैं आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था। कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया? भैया बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। मिट गया? कहा था किसानों का, किसान बिल से फायदा होगा। किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी जरूरत किसान को होगी, जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय
तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं, 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं। हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। केजी टू पीजी आपने सुना है? ये क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं? मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हाँ? और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर
आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। यह इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना? जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना? तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सड़कों पे भीख मांगेंगे। सड़कों पे भीख मांगेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। वो कहते हैं भैया हिंदी पढ़ो बाकी सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कंपटीशन ना आ जाए। बाहर से कोई आता है, अमेरिका से कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए, वो आपको नौकरी ना दे पाए। इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो, आप बड़े सपने मत देखो, अंग्रेजी मत पढ़ो। और हम कहते हैं आप वनवासी नहीं हो, यह शब्द आपका अपमान है। आप आदिवासी हो, आपको सबसे बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने में हम मदद करेंगे आपकी। यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है
तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। और ये 90 लोग हिंदुस्तान का पूरा पैसा जो है उसको बांटते हैं। मनरेगा में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, सड़क बनाने में कितना पैसा जाएगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक आंकड़ा रखा, मैंने कहा कि देखिए 90 लोग में से ओबीसी कितने हैं? भाइयों और बहनों, इन 90 लोगों में से ये कितने हैं भाई? तो उठा के दिखाओ, तो खड़े होकर दिखाओ, ये देखो 90 में से 3। मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं, जब मदद करने का समय आता है कहते भैया ओबीसी जाति नहीं है। और जो अफसर 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, बजट का हर पैसा बांटते हैं, उसमें से 3 ओबीसी के हैं। अच्छा भैया, आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ओबीसी अफसर हैं, हिंदुस्तान के बजट का कितना प्रतिशत निर्णय लेते हैं? 5%। मतलब 90 में से 3 ओबीसी। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं, ना 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है। और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि 90 अफसरों में से कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहते कि भैया देखो 90 अफसर हैं, उसमें से 50% ओबीसी हैं, तो मैं कहूंगा हां भैया, बजट का 50% ये लोग खर्च कर रहे हैं तो भागीदारी है। अगर आप मुझे कहते देखिए
15% बजट का आदिवासी लोग निर्णय ले रहे हैं, तो मैं कहता हां भैया भागीदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये ओबीसी के जो युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप इस बात को उठाइए, ये आपके भविष्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, सबको पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, जनरल कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। एक बार सबके आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, सामने होंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, अब अगर 50% आबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए। 90 में से 3 अफसर काम होने वाला नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी के पास जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, वो 1 सेकंड में पब्लिक को दिखा सकते हैं। हमने किया था जाति जनगणना, हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं भैया इनको रिलीज करिए, छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। तो यहां जो ओबीसी युवा हैं, अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो, हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। सरकार को अदानी चला रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं। देखो हंस रहे हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, मीडिया वाले जो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कुराहट चली गई, डर गए। तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं, और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। सही बात है, सच्चाई है, पूरा देश जानता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा देखो भैया जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने कहा था 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा, मिल गया। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ जाना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपके भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे। और एक नई कहानी ओबीसी युवाओं के लिए, आदिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी। आज आप लोग नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, नोटबंदी, जीएसटी, इसने
जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप सब जानते हो। तो रोजगार देने का पहला कदम जाति जनगणना, किसके पास कितना धन है, नब्बे अफसर में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और क्यों, और पिछड़ों की आबादी कितनी, ये सवाल है। और इन सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी और मैं आपको दिलवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी आपके पास आती है, झूठे वायदे कर जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के यहां चला जाता है, आपकी जमीन जंगल जन झील छीन के वो ले जाते हैं, पैसा अमेरिका चला जाता है। हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, किसान की पॉकेट में पैसा डालते हैं, मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते हैं। वो भूल गया मैं, 7,000 रुपए मिलता है ना मजदूर को, 10,000 मिलेगा। गैस वाला भी बता देते हैं, 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर पर। अब हम चाहते हैं, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं, हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, इनके जेब में जाए और ये इस पैसे को गांव में, शहरों में खर्च करें और पूरी छत्तीसगढ़ की, गांव की, शहरों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के जेब में चले जाए। अदानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं? अदानी जी क्या यहां पे मतलब गांव में पैसा खर्च करते हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकता। किसान यहां पे खर्च करेगा। हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर के जेब में पैसा डाल रहे हैं। किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है, छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है। तो पूरे जो आर्थिक सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, वो चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, वैसे ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं, मजदूरों का पैसा बंद कर देते हैं, जमीन छीनने लग जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो निर्णय आपका है। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। जो मैंने यहां कहा वो मैं आपके लिए पूरा करके दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपने सुना होगा, पहले बीजेपी के लोग अपने भाषण में आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? सुना? ये वनवासी और आदिवासी शब्द के बीच में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? ये आपको वनवासी क्यों कहते हैं, हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? इन शब्दों के पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक हुआ करते थे, जिनका हिंदुस्तान की जमीन पर अधिकार बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं, जो आपका असली नाम है आदिवासी? उस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं आपने देखा या नहीं, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ।
उसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था। आपने ये वीडियो देखा? देखा ना? आपने कभी किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? वीडियो देखा उसका? आपको नहीं दिखेगा। आप पूरे इंटरनेट को खोज लो, आपको कोई भी बीजेपी का नेता जानवर पर भी पेशाब करता हुआ नहीं दिखेगा, मगर आपको बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए दिखेगा। सही बात बोली? आप सर हिला रहे हो, सही है ना? बस ये आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषा है, आपके जीने का तरीका है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, इसको ये मिटा देना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको आदिवासी कहें तो फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये आदिवासी हैं और ये हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, जल के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं, तो इनको अधिकार मिलना चाहिए। क्यों खोले? यह है बीजेपी की सोच। अब दूसरी बात देखिए, आज से 10 साल 20 साल बाद जंगल गायब हो जाएगा। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक दिन ही आपसे कहेंगे भैया आप हो वनवासी, मगर जंगल तो है ही नहीं। तो चलो, जंगल गायब हो गया, आप वनवासी हो, जाके भीख मांगो, बड़े बड़े शहरों में जाओ, वहां पे भीख मांगो, किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करो। वनवासी का यह मतलब है कि आपका कोई भविष्य ना हो और आपकी जो हिस्ट्री है, जो संस्कार हैं, वो भी गायब हो जाए। तो ना आपका भविष्य हो, ना आपका बीता हुआ समय। और हम कहते नहीं, हम कहते ये आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, इनका हक बनता है, जमीन पर हक बनता है, जल पर हक बनता है, जंगल पर हक बनता है, और कांग्रेस पार्टी जो इनका हक है इनको दे के रहेगी। अब मैंने ये बात उठाई, मजे की बात देखिए, मैंने बात उठाई, पहले नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे, वनवासी शब्द का प्रयोग करते थे, जहां भी जाते थे वनवासी वनवासी वनवासी। अब उनके भाषण देखिए, अब इन्होंने वनवासी कहना बंद कर दिया। दिमाग में वनवासी शब्द, मुंह पर, जबान पर आदिवासी शब्द, मतलब सोच आपको मिटाने की, आपकी जमीन अदानी जी को देने की, आपकी भाषा को खत्म करने की, और शब्द आदिवासी। कोई आरएसएस का आदमी आपके पास आए तो उससे पूछिए, ये आपने वनवासी शब्द, इसका जो आप प्रयोग करते हो, ये हम सब पर अपमान है, ये आप क्यों प्रयोग करते हो?
हम इस देश के असली मालिक हैं। आदिवासी आपसे पहले आए थे। ये जमीन हमारी, ये जल हमारा, ये जंगल हमारा, इस पर हमारा हक बनता है। ये वनवासी शब्द आप मत बोलिए हमारे सामने। पैसा कानून हम लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, और हमने साफ लिखा था कि अगर आदिवासी की जमीन लेनी है, कोई भी कारण हो, अगर सरकार को आदिवासियों की जमीन लेनी है तो जनसभा से पूछ के ली जाएगी। आदिवासियों से पूछ के ली जाएगी। अगर आदिवासियों ने मना किया तो कोई शक्ति उनकी जमीन नहीं ले सकती। यह हमने कानून आपको दिया। और बीजेपी ने इस कानून को खत्म किया। वो कहते नहीं जनसभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यह जमीन आदिवासियों की नहीं है, जंगल आदिवासियों का नहीं है। वो कहते हैं जल आदिवासियों का नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। हम कहते हैं नहीं, आदिवासियों का है, रहेगा, और इस जल का, जंगल का, जमीन का अधिकार उनका है और फायदा उनको मिलना चाहिए। यह सोच में फर्क है। अब देखिए दूसरी बात, देखिए अभी आपके यहां पे नेता ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकार ने खोला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें हम अंग्रेजी सिखाते हैं। हाई क्वालिटी स्कूल है, सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल जितनी बढ़िया यहां पे शिक्षा मिलती है। आप किसी बीजेपी के नेता से पूछे, वो आपको कहेंगे देखिए आप ऐसे करिए, आप हिंदी सीखिए, आप छत्तीसगढ़िया मत सीखिए, आप अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी से काम चलाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हां या ना? नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए ना? क्यों सीखनी चाहिए? क्या फायदा है अंग्रेजी का? बताइए, क्या फायदा है अंग्रेजी का? हां, मैं बताता हूं आपको। किसी आदिवासी युवा को अगर छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात करनी है, तो छत्तीसगढ़िया चलेगी। सही बात। अगर आप कभी यूपी जाओ, बिहार जाओ, दिल्ली जाओ, वहां के किसी व्यापारी से बात करनी हो, वहां काम करना हो, तो हिंदी चलेगी। और अगर आपको कंप्यूटर का काम करना हो, विदेश जाना हो, विदेशी कंपनी में काम करना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, तो अंग्रेजी चलेगी। अपने बच्चों को सारे के सारे बीजेपी के नेता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। यहां के नेताओं से आप पूछ लो, भैया आपके जो बच्चे हैं वो कहां पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? सारे के सारे कहेंगे कि भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे इंग्लिश क्यों ना पढ़े? भाइयों बहनों, ये चाहते हैं कि आप देश की सबसे अच्छी नौकरियां
आपके हाथ ना आए। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, आपके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़े, इनके बच्चे इंजीनियर बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, इनके बच्चे दबाकर पैसा कमाएं, और आदिवासी, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वो जंगल में रहें। हम चाहते हैं कि आप हिंदी सीखिए, आप छत्तीसगढ़िया सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए, और जो भी आप सपना देखना चाहते हो, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, लॉयर बनने का, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने का, अमेरिका में जाने का, जो भी सपना आपके बच्चे देखना चाहें उसको पूरा कर पाए। ये हमारे बीच में उनके बीच में फर्क है। छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है? रेट क्या आजकल कितना है? 2640। सही। हमने वायदा किया था पिछले चुनाव में कि 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा। किया था? आप सिर हिला रहे हो, किया था ना? मैंने किया था। वायदा पूरा हुआ? हुआ। आज 2500 नहीं, 2640 मिल रहे हैं। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, हमने बढ़ा दिया। और मैं आपको आज स्टेज से कह रहा हूं कि कुछ ही समय में यह 3000 हो जाएगा। जो खेत पर मजदूरी करते हैं उनको हम साल का 7000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद उनको 10,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी जैसे बड़े से बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। हमने उनका कर्जा माफ नहीं किया। हमने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया। तो वो आपकी जमीन छीनकर अदानी को देते हैं, हम आपकी जमीन को आपके हवाले करते हैं। धान के लिए देने का वायदा किया था। मैंने आपको पूछा भैया पूरा हुआ? आपने कहा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए मिलेंगे बैंक अकाउंट में। मिल गए? आज कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि नोटबंदी करूंगा और काला धन मिट जाएगा देश से। मिट गया? काला धन ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था जीएसटी लाऊंगा, देश में प्रगति होगी। भैया जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? महंगाई बढ़ गया। कांग्रेस के समय 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज कितने का मिल रहा है? ये देखो 1200। हमारे समय 400 मिलता था। चुनाव के बाद 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिल जाएगी आपको। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भैया वायदा कर जाते हैं 15 लाख रुपए दे दूंगा बैंक अकाउंट में, जीएसटी से सबको फायदा मिलेगा, किसान के कानून ला रहा हूं किसानों के लिए। उधर किसान धरना कर रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं भैया हमें ये कानून नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं भैया इनको समझ नहीं है, और कानून अदानी जी के लिए बना रहे हैं। यहां आपकी खदान उठा के दे देते हैं अदानी को, आपका जंगल दे देते हैं, जल दे देते हैं। तेंदू पत्ता को आपको क्या रेट मिलता है? पहले 2000 रुपए मिलता था, आज 4000 मिल रहा है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और चुनाव के बाद आपको 4000 रुपए एक बोनस मिल जाएगा तेंदू पत्ता के लिए। अब आप कहोगे भैया
बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देती है और कांग्रेस पार्टी छोटे व्यापारियों की मदद करती है, आदिवासियों की मदद करती है, दलितों की मदद करती है, गरीबों की मदद करती है। फर्क क्यों, मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि जब हम किसान को पैसा देते हैं, मजदूर को पैसा देते हैं, तो किसान और मजदूर, आदिवासी पैसे को गांव में, शहर में खर्च करते हैं। ठीक है, शहर में खर्च करते हैं तो पैसा कहां जाता है? गांव में जाता है, शहरों में जाता है, कस्बों में जाता है। किसान गांव में कुछ खरीदता है, मजदूर को हम पैसा देते हैं, आपको हम 4,000 रुपए देते हैं, आप गांव में कुछ खरीदते हो, फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। और छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। अब बीजेपी क्या करती है? अदानी जी को पैसा देती है, अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं। भाई और बहनों, क्या अदानी जी आपके गांव में आके पैसा खर्च करते हैं? 1 रुपया डालते हैं आपके गांव में? छोटे शहरों में 1 रुपया डालते हैं? नहीं। वो लंदन में, अमेरिका में, जापान में बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, बिजनेस खरीदते हैं। तो बीजेपी की सरकार में बड़े अरबपतियों का फायदा होता है और किसान, मजदूर, आदिवासी देखते रह जाते हैं। हमारी सरकार में हम सीधा का सीधा पैसा गरीबों के हाथ में डालते हैं। 2,500 रुपए किसान, कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए मजदूर, 500 रुपए सिलेंडर के माफ, आदिवासियों को 4,000 रुपए का बोनस, 4,000 रुपए हर बोरी के लिए, तेंदुपत्ता के बोरी के लिए। पैसा सीधा आपके जेब में जाता है, आपका भी फायदा होता है, पूरे प्रदेश का फायदा होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है। बीजेपी जब सरकार में आती है, छत्तीसगढ़ का पैसा उठा के उद्योगपतियों को दे देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रदेश में गरीबों की सरकार, छोटे व्यापारियों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, दलितों की सरकार चले। और यह काम हम ही करते हैं। और एक सबसे जरूरी बात आप भूलिए मत, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपके इतिहास पे, आपके जीने के तरीके पर आक्रमण है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। और ये जमीन जो है, ये जमीन जो है आपकी है। मैंने 3,000 रुपए की बात की। 3,000 रुपए प्रति क्विंटल धान के, मगर वहां नहीं रुकेगा भाई और बहनों। मेरा कहना है कि हमने वायदा किया 2,500 का, आज 2,640 है, कल 3,000, और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जितनी आपकी जरूरत होगी उतना पैसा किसानों को कांग्रेस पार्टी देगी। और वही तेंदुपत्ता के साथ होगा। आज 4,000 है, वो आस्ते 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 आपकी जरूरत के साथ बढ़ता जाएगा। हम आपकी सरकार चलाना चाहते हैं, आदिवासियों की, गरीबों की, दलितों की। आपकी बात सुनकर हम सरकार चलाना चाहते हैं। आप दूर दूर से आए, इसके लिए
दिल से आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कुमारी शैलजा जी, चरणदास महंत जी, उमेश पटेल जी, प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के स्टेज पर सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? फिट है? आपने मोदी जी का आज भाषण देखा? मोदी जी कहते हैं, सुनिए बात, सुनिए, मजेदार बात सुनिए। मोदी जी भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? और नरेंद्र मोदी जी, ये भी मुझे बता दो, आपने ओबीसी का नाम प्रयोग करके बहुत फायदा उठाया, देश के प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए के आप सूट पहनते हो, 24 घंटा हवाई जहाज में उड़ते हो, तो ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया और आज आप अपने भाषण में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं। मतलब जब आपके लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेके वायरल करते हैं, तो वो व्यक्ति जिस पे पेशाब किया गया उसकी कोई जात नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो गरीब है। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं। मोदी जी, आप डरिए मत, आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए। भाइयों और बहनों, यहां जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में कोई जात नहीं है। मैं आज आपको, खासतौर से आपके जो युवा हैं, जिससे ये देश रोज उनका भविष्य चोरी कर रहा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मगर जब ओबीसी की मदद करने का समय आया, जाति जनगणना करवाने का समय आया, हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं वो आंकड़ा देश के सामने रखने का समय आया, तो प्रधानमंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, एक बात समझिए, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90
अफसरों के साथ मिलकर चलाते हैं। आपने ताली बजाई, मतलब आप गहराई समझ गए बात की। मतलब सवाल यह उठता है, नरेंद्र मोदी जी और 90 लोग आईएएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, ये लोग चलाते हैं। अब मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हो, मुझे बताओ 90 अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? नरेंद्र मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिए हैं। आज इतनी शर्म की बात है, आज प्रधानमंत्री देश को कहता है कि ओबीसी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान में जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। नरेंद्र मोदी जी, गरीबों की क्या जात है? गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े हैं, गरीब आदिवासी हैं, ये गरीब हैं। आप शब्दों के पीछे मत छुपो, आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। अब भाइयों और बहनों, 90 लोग इस देश को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी और 90 लोग, प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं। आप देख लीजिए, आपको एक ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले 10 सालों में, अगर नरेंद्र मोदी ने एक कपड़ा 2 बार पहन लिया हो, मुझे दिखा दो। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, 10 साल में उन्होंने एक कपड़ा 2 बार नहीं पहना। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 साल हर रोज अपना कपड़ा बदला हो? एक व्यक्ति है यहां पे? एक नहीं है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी और 90 लोग इस देश को चलाते हैं। बजट का हर एक रुपया, हर एक पैसा नरेंद्र मोदी और ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। पीने के पानी में कितना बजट का पैसा जाएगा? 90 लोग, नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी पूछ रहा है 90 लोगों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? और जैसे मैंने यह सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कहता है जाति कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। फिर से सुन लीजिए, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। और मजे की बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपये का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहां पे ओबीसी लोग, युवा चौंक गए होंगे, हमारी आबादी 5% तो नहीं है, ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है।
ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है, तो फिर उनकी हिस्सेदारी 5% क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर हैं, वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, यह शर्म की बात है, यह आदिवासियों पर अपमान है। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं। मतलब 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं, इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है, ये सबसे पहले आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात? मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने, जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। भाइयों और बहनों, आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा।
मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए मैंने देखा है। ये लोग कहते, इनके दिमाग में बात यह है, ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल के अंदर है और आपको जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और फिर 24 घंटा ये आपके जंगल को उठा के अदानी को देते हैं। 20 साल में जंगल खत्म हो जाएगा, आपको कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, आपकी तो कोई जगह ही नहीं रही, चलो आओ शहरों में भीख मांगो। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया 3 भाषा क्यों? एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। आप यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए, वहां पे हिंदी चलेगी, सही बात है। मगर मजे की बात सुनो, और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या ओबीसी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं, या मैं कंपनी खोलकर अमेरिका में अपना माल बेचना चाहता हूं, तो कौन सी भाषा चलेगी भाइयों बहनों? हिंदी चलेगी? छत्तीसगढ़ी चलेगी? अंग्रेजी चलेगी? तो हम कहते हैं हिंदी सीखनी है, सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। वो कहते हैं जंगल में रहते हो, अंग्रेजी की क्या जरूरत? यह फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी सपना देखें, उसको वो पूरा कर पाए। हम चाहते हैं कि आदिवासी बच्चा एक दिन हवाई जहाज को देखे और कहे कि भाई मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं, और उसको वो मौका मिले। बच्चा एक दिन कहे मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं, कंपनी खोलना चाहता हूं, सपना पूरा हो। आदिवासी बच्चा कहे, पिछड़ा बच्चा कहे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, दलित बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सारे के सारे सपना पूरा कर पाए। बीजेपी चाहती है, अच्छा मजे की बात सुनो, बीजेपी नेता आते हैं, आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों अंग्रेजी मत पढ़ो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, हिंदी पढ़ो। आप एक दिन काम करो, खैर मिलते तो आपसे हैं नहीं, हमारे एक बार कोई बीजेपी नेता हाथ आ जाए तो उससे पूछना भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, आपके जो बच्चे हैं क्या वो हिंदी मीडियम में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं? पता लगेगा। सारे के सारे बीजेपी के नेता
इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी करते हैं, लंदन में जाके पढ़ाई करते हैं और वहां पे व्यापार करते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, ओबीसी बच्चे, दलित बच्चे को यह मौका ना मिल जाए। ये उनमें हम में फर्क है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो समय आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर गोली चलती थी, जब आपके बच्चों को इनकाउंटर किया जाता था। आपको याद है वो समय जब बीजेपी का यहां राज था? बीजेपी का राज था तो तेंदुपत्ता कितने का मिलता था? कितने का देते थे आप? 2000 रुपए का। आज कितने का है? 4000। और हम आपको 4000 रुपए बोनस देने जा रहे हैं उसके लिए। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नहीं कि आपने क्या कहा शब्द? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अच्छा भैया, एक और बात बताओ, आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है? 2500 मिलता है। 2500 मिल रहा है मार्केट में आजकल। 2500 मिल रहा है आपको? कितना मिल रहा है? 2640। यह आपने हमसे मांगा? आपने कहा कि हमें 2640 चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक हमने कर दिया, बिना पूछे। किसी किसान ने नहीं पूछा। हमने कहा 2500 कम है, 2640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों, यह 3000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए यह बढ़ता जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना में दिया है। भाई और बहनों, आपने मांगा नहीं, आपने हमें यह नहीं कहा कि 23,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसान को दो। नहीं, हमने कहा नहीं भैया, हमें देना है। क्यों, मैं बताता हूं। हम जानते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में 2500 रुपए डालते हैं, तो छत्तीसगढ़ का किसान उस पैसे को गांव में खर्च करता है। अमेरिका में खर्च नहीं करता, जापान में खर्च नहीं करता, अदानी जैसे दुबई में खर्च नहीं करता। छत्तीसगढ़ के गांव में किसान उसका प्रयोग करता है। हम आज 7,000 रुपए
मजदूर को दे रहे हैं। चुनाव के बाद 10,000 रुपए हो जाएगा, लिख लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वो एकदम जाके उस पैसे को खर्च करता है। कहां खर्च करता है? शहरों के छोटे छोटे कस्बों में, गांव की छोटी सी दुकानों में। पैसा सीधा छोटे दुकानदार के पास जाता है और गांव की और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, रमन सिंह की सरकार आती है, वो किसान को 1 रुपया नहीं देते, मजदूर को 1 रुपया नहीं देते, मनरेगा बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को पैसा देते हैं, अदानी जी को पैसा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? पैसे को लंदन भेज देंगे, जापान भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, आपको कोई फायदा नहीं होता। हम गरीबों को पैसा देते हैं, किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं। और जब हम किसानों मजदूरों को देते हैं, छोटे व्यापारियों को मिलता है। यहां छोटे व्यापारी भाई हैं, मुझे बता दो, जीएसटी से फायदा हुआ? नहीं हुआ। किसका हुआ फायदा? अदानी का। अदानी का फायदा हुआ। आदिवासियों से हमने वायदा किया था, आपसे बिना पूछे, आपकी ग्राम सभा से बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जा सकती। ट्राइबल बिल, पैसा कानून, इसमें लिखा था कि भैया कोई भी हो, अदानी हो, कोई और हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आदिवासियों से जमीन लेनी है, वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। अगर उनसे जमीन लेनी है, दलितों से, पिछड़ों से जमीन लेनी है, तो जाके ग्राम सभा से पहले पूछिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पैसा कानून रद्द कर दिया, आदिवासी बिल रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया। कहते हैं अगर हमें चाहिए जमीन उठा के ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, कर्नाटक में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, राजस्थान में नहीं ली जा सकती, हिमाचल में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, गुजरात में अदानी को जितनी भी जमीन चाहिए, जितनी भी जमीन, लाखों एकड़ जमीन चाहिए, लाखों एकड़ लो, कोई ग्राम सभा से पूछने की जरूरत नहीं। वहां पे उन्होंने मूर्ति बनाई, सारे आदिवासियों से बिना कोई कॉम्पनसेशन, बिना कुछ पूछे जमीन उठा के ले गए। अदानी जी को पकड़ा दी, स्टैचू बनाने में लगा दी। स्टैचू बनाओ, जरूर बनाओ, मगर जो आदिवासियों का हक है, जो उनकी जमीन है, उसका कॉम्पनसेशन उनको दो, उनसे पूछ के जमीन लो। ये उनकी सोच में, हमारी सोच में फर्क है। अब देखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इधर आओ, देखो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई, इनके पिता शहीद हैं, सही बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते। यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।
मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। मेरा उनसे परिचय कैसा हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। बैठो बैठो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मुझसे कोई मिलने आते थे या आते हैं, तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, रिपोर्ट लिखवा लेता हूं, पता लगाता हूं ये है कौन। और अगर मुझे वो व्यक्ति अच्छे लगे तो मैं थोड़ा और चेक कराता हूं। तो जब नंद कुमार पटेल जी मुझसे मिले पहली बार, मुझे उनमें गहराई दिखी। तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि देखो एक काम करो, नंद कुमार पटेल के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है, कांग्रेस में कैसे आए, क्या क्या काम किया, विचारधारा के लिए लड़ते हैं, यह पता लगा के मुझे बताओ। उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रिपोर्ट में लिखा था कि एक बार चुनाव में 40-50 साल पहले मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी। और जब सारे के सारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए, बहुत बड़े नेता हार गए, तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने लिस्ट निकलवाई कि भैया पोलिंग बूथ में कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी हारी है और कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो आंकड़े निकाले गए और एक पोलिंग बूथ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई। एक पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को मिला। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा भैया ये कौन सा बूथ है ये, और ये कौन है जिसने इस चुनाव में, जहां सारे के सारे सीनियर नेता हार गए, ये कौन है जिसने अपने गांव में कांग्रेस पार्टी को 100 में से 100 वोट दिलवा दिए। सुनो सुनो, तो फिर दिल्ली से एक आदमी आता है, नंद कुमार पटेल के गांव में जाता है, बिना नंद कुमार पटेल को बताए, और कहता है कि भैया यहां पे तुम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, सारे के सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट कैसे दे दिया। तो लोग वहां कहते हैं देखिए यहां पे तो हम सिर्फ कांग्रेस वालों को गांव के अंदर आने देते हैं और कोई आ ही नहीं सकता यहां पे। तो व्यक्ति ने कहा मतलब ये कैसे हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारा यहां पे एक युवा नेता है, कांग्रेस का नेता है, सारा का सारा गांव उसके साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। नंद कुमार पटेल 3 बार प्रधान बने। सही बात भाई और बहनों, आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव
3 बार जीतना आसान होता है, विधानसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, मगर प्रधानी का चुनाव 3 बार जीतना मुश्किल होता है। कितनी बार एमएलए का चुनाव लड़े वो? कितनी बार जीते? 3 बार प्रधानी, 3 बार जीते। 5 बार एमएलए का चुनाव, 5 बार जीते। और खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। किसी ना किसी दिन उनके हथियारों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ। मैं आमतौर से चुनाव के भाषण में ऐसी बात नहीं बोलता हूं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से पूरा दम लगा के यहां चुनाव जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जोश तो बहुत है भैया आप लोगों में। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला और रास्ते पे हजारों लाखों युवाओं से मैंने बात की। रास्ते में मुझे जब भी मैं किसी से पूछता था क्या कर रहे हो, मुझे जवाब मिलता था हम बेरोजगार हैं। तो मैं शुरुआत में ये समझना चाहता हूं कि यहां पे जो युवा आए हैं, आप में से बेरोजगार कितने लोग हो? हाथ उठा के दिखाओ। तो ये आपने जो हाथ देखे, ये बेरोजगारी के हाथ हैं। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो युवाओं के लिए करती है, उसका सबूत है। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, जवाब मिलेगा बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। सही है गलत है? भाइयों और बहनों, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी
25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। बस अब देखिए एक और, मैं थोड़ा पानी देना। एक और बात, आदिवासियों को, यहां आदिवासी भाई बहन हैं, देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाई और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी के एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा और वीडियो वायरल करता है। वो इतने बेशर्म है। इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए,
उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। आपने सुना होगा, खासतौर से आदिवासियों से बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए। इसके पीछे इनकी सोच है, ये चाहते हैं कि इनके बेटे, इनकी बेटियां अंग्रेजी पढ़ें और आदिवासी जो हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी पढ़नी है, मगर हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश में बात करनी है किसी से, उत्तर प्रदेश में आप जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में बात करनी है किसी से, तो हिंदी चलेगी। मगर अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, यहां पे भैया आपको कपास के लिए क्या रेट मिलता है? 5,000 काफी है? ये अब देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में हमने जाके वायदा किया कि कर्जा माफ होगा और धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमने किया और हमने ये वायदा किया और पूरा कर दिया उसको जाके। 10 दिन पहले, मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मेरा दौरा था, 15 दिन पहले किसानों से बातचीत हुई। मैंने किसान से पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है, मतलब खेत कितने का है? मुझे कहता है, राहुल जी मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा, भाई तुम्हें दाम कैसे नहीं मालूम, तुम्हारा खेत है? मुझे जवाब देता है, राहुल जी जब से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमें 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए दिया है, तब से यहां पे कोई किसान अपना खेत नहीं बेचना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कितने का है, क्योंकि मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, मेरा तो पैसा बन रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, मैं कर्जे में था, सही रेट नहीं मिलता था, आत्महत्या की सोचता था। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। मुझे आप सही दाम दे रहे हो। छत्तीसगढ़ में धान के लिए आज 3,200 रुपए मिलता है, गारंटी कम से कम 3,200 रुपए धान के लिए छत्तीसगढ़ में मिलता है। हुआ क्या? किसान के जेब में हमने पैसा डाला। अच्छा, वहां पे जो मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए मिलता है, वहां पे जो आदिवासी है तेंदू पत्ता के लिए उनको 6,000 रुपए मिलता है एक बोरी के लिए, और 4,000 रुपए बोनस मिलता है हर साल। तो जो हमने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में किया, वो ही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। क्यों? अगर किसान और मजदूर के जेब में पैसा है तो वो गांव में, कस्बों में उस पैसे को खर्च करेगा और छोटे दुकानदारों के पास जाकर छोटे दुकानदारों से चीज खरीदेगा। तो क्या होगा?
अगर किसान के जेब में पैसा जाएगा, मजदूर के जेब में पैसा जाएगा, तो छोटे दुकानदार के पास भी पैसा जाएगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में हुआ और प्रदेश बदल गया। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं आत्महत्या नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 18,000। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह जरूर है कि बड़े बड़े उद्योगपति इतने खुश नहीं है, वो थोड़े टेंशन लिए हैं, मगर किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, वो सब खुश हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जैसे अभी मैंने हाथ उठवाया, आधी भीड़ ने हाथ उठा दिया, कह दिया हम बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में हम ऐसा सवाल पूछते हैं, बहुत कम हाथ उठते हैं। तो ये हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पे? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, उसका पैसा इन्होंने लूटा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार में, सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। पिछड़ों की सरकार है। भाई और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पैसा है, जो बजट का पैसा है, इसको बांटते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाता है, आदिवासियों को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, ये सारे के सारे निर्णय ये 53 अफसर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 53 अफसर में से ओबीसी अफसर कितने? 53 में से भाई और बहनों एक ओबीसी अफसर है।
एक, अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? 33 पैसे। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सरकार का बजट 100 रुपए होता तो ओबीसी अफसर तो ओबीसी के अफसर सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब ओबीसी की मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। 53 अफसर में से आदिवासी अफसर कितने? शाबाश, 2 अफसर आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी अफसर जो हैं वो बजट का कितना निर्णय लेते हैं? कितना? उससे भी कम। ये 70 पैसे कह रहे हैं, 70 पैसे भी नहीं। तो सच्चाई है भाई और बहनों कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और यह सवाल मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मानना चाहते और आप नहीं। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान की। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती। क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर हैं, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे। सारे के सारों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए। फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं। अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट ले गए, पोर्ट्स ले गए, हर बिजनेस में उनका हाथ है। हर व्यापार में आपको अदानी जी दिखेंगे। मगर अगर यहां एक युवा है
जो कोई सपना देख रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ आप नहीं, जो लाल शर्ट वाले, हाँ गुलाबी शर्ट वाले आप, हाँ हाँ भाई आप, हाँ हाँ श्रीमान दीवान। मगर अगर दीवान छोटा बिजनेस खोलना चाहे, अदानी जी के बेटे के लिए बैंक के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ हिंदुस्तान के 3, 4, 5 सबसे बड़े उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। भैया आपका कितना कर्जा माफ किया? दीवान जी, नरेंद्र मोदी ने आपका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। आप अगर बैंक के पास जाओगे, कहोगे भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, आपको कहेंगे भैया आप अदानी के बेटे नहीं हो, परे हो जाओ, आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। 100, 200, 300 लोग हैं, उनके लिए सारे बैंक के दरवाजे खुले हैं, लाल कालीन लग जाता है। और हमारे युवा जाते हैं, कहते भैया मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूं, कहते नहीं, दीवान जैसे लड़कों को 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? आपने क्या गलती की? आप में क्या कमी है? आदिवासी के बेटियों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो ये हमें बदलाव लाना है। ये 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है, ये करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान है और इसमें सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपसे कहने आया था। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, यहां पे जाति जनगणना शुरू हो जाएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना शुरू हो जाएगी और हम ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को साफ बता देंगे आप में आपकी आबादी हिंदुस्तान में कितनी है और आपका हक कितना बनता है, साफ बता देंगे आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।